नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और सुर्खियां अखबार के में हम आपको बताएंगे कि आज की अखबार में क्या कुछ खास है और वो खास जो आपको प्रभावित कर रहा है। तो पहली खबर से आपको रूबरू करा दें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग की है, बीजेपी ने इसको खारिज कर दिया है। नव भारत ने इस खबर को जगह दी है। कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने सेबी की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर सोमवार को उनके इस्तीफे की मांग की है और कहा कि अदानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी से जांच होनी ही चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा ने जेपीसी से जांच कराने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और देश में निवेश को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा ढकोसला है। देखिए, एमबीटी ने इस खबर को फ्रंट पेज पर तरजीह दी है। हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं। अमेरिकी कंपनी ने कहा कि सेबी चीफ ने आरोप कबूले। देखिए, अब देखिए पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं पेच उलझेगा, ये अब दिख भी पा रहा है। कांग्रेस ने कहा जेपीसी नहीं तो आंदोलन होगा, यानी कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर अब जेपीसी जांच के लिए अड़ गई है। आपको ये भी बता दें कि अब जो आरोप लगाया है हिंडनबर्ग की ओर से वो सीधे सीधे सेबी के ऊपर लगाया गया है। हालांकि सेबी ने इस बाबत अपनी बात तो रख दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि सेबी सबूत दे। इस बीच आपको बता दें कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का दौर मानो शुरू हो गया। तो अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बदनाम किया। इस अमेरिकी कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर अमेरिकी कंपनी ने कहा कि हमारी रिपोर्ट सेबी प्रमुख माधवी बुच ने जवाब देते हुए कहा कि कई बातें कबूल ली गई हैं। माधवी के जवाब से पुष्टि होती है कि उनका निवेश बरमुडा यानी कि मॉरिशस के फंड में था। इसी फंड का इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद करते थे। बहरहाल ये पूरा जो मामला है अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता जा चुकी। सत्ता पक्ष और विपक्ष अब इस मामले को लेकर आमने सामने आ खड़े। तो बिल्कुल, अगर आप पूरे प्रकरण को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2023 में थोड़ा सा पीछे जाइए, अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने एक खुलासा किया था, जिसके बाद अडानी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको सीधे तौर पर बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने एक जांच भी बैठाई थी, पर वो जांच लगभग 6 से 7 महीने के अंदर ही रुक गई या यूं समझिए कि स्थिर हो गई। उसको लेकर के विपक्ष अब एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सामने आई है और सीधे सीधे सेबी को घेरा गया है। सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति के ऊपर निशाना साधा है कि उन्होंने सीधे अडानी कंपनीज को फायदा पहुंचाया है शेल कंपनीज के थ्रू। शेल कंपनी उस तरीके की कंपनीज होती हैं जो कि शेयर मार्केट के अंदर स्लीपर सेल के तरीके से काम करती हैं और जो खरीदने बेचने का काम तो जरूर करती हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड कहीं पर नहीं होता, सिर्फ वो कागजों पर होती हैं। देखिए, इससे पहले जो आरोप लगाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ अडानी समूह पे थे। यानी कि जब अमेरिकी जो कंपनी है पहले कटघरे में सिर्फ कंपनियों को खड़ा करती थी, लेकिन यहाँ पर इस बार जो आरोप लगाया गया वो सीधे सीधे सेबी के ऊपर लगाया गया कि आपकी मिली भगत के अकॉर्डिंग ही, यानी कि आपको संज्ञान रहता है कि क्या कुछ घोटालेबाजी चल रही है, क्या कुछ घपलेबाजी चल रही है। हालांकि इसी को लेकर अब देखिए राहुल गांधी जो है पूरे मूड में है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन करें, इस पर आप चर्चा करें, विचार विमर्श करें, क्योंकि मसला जो है वो देश से जुड़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें सत्ता पक्ष कह रही है चूंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चाहे बात ब्रिटेन की कर लीजिए, अमेरिका की कर लीजिए, इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वहां के राष्ट्रों की अच्छी नहीं है। चूंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसीलिए जो विपक्ष है वो ऐसे समूह के साथ, ऐसी कंपनी के साथ सिर्फ और सिर्फ भारत को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है और छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि मसला आगे कहां तक जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हड़ताल पर इस वक्त तमाम डॉक्टर्स उतर आए हैं, मरीज परेशान है, फैकल्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में हुई
डॉक्टर की हत्या के विरोध में डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सोमवार को आपातकाल सेवाओं को छोड़कर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अन्य किसी भी जगह पर अपनी सेवाएं नहीं दी। ऐसे में मरीजों को पर्ची बांटने के बाद भी भटकना पड़ा। हालांकि मरीजों की समस्या को देखते हुए वरिष्ठ संकाय ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन इनकी संख्या कम रहने के कारण भी मरीजों को अपनी बारी के इंतजार के लिए घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि हड़ताल के पहले दिन एम्स डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, सफदरजंग हो, लेडी हार्डिंग हो, जीबीटी हो, जीटीबी हो या फिर लोकनायक डीडीयू सहित दूसरे अस्पतालों में 30 से 50% तक ओपीडी प्रभावित रही। बिल्कुल दीपिका, आप ठीक बात कह रही हो। और देखिए, कलकत्ता के अंदर जो घटना हुई है ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, उसका असर इस समय पूरे देश के अंदर नज़र आ रहा है। और देश के अंदर नज़र आना उसका असर का लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे मेडिकल एसोसिएशन अब इस पूरे मामले में इंटरप्ट कर चुका है और उसने चेतावनी दे दी थी सरकार को, पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता सरकार को, कि अगर इस पूरे मामले में 48 घंटे के अंदर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो पूरे देश के अंदर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर चले जाएंगे। और ठीक देखिए, वैसा ही नज़र भी आ रहा है। फिलहाल ये जो पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दैनिक भास्कर है, जिसने बहुत ही बड़ी हेडलाइन दी है इसमें और साफ तौर पर लिखा है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहे, सिर्फ इमरजेंसी सेवा लागू है। सख्त सजा की मांग को लेकर के विरोध मार्च लगातार निकाला जा रहा है। और विरोध मार्च सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में कैंडल मार्च भी निकाला गया था, बीते दिन हमने देखा था। और इस बीच आप ये भी समझ लीजिए कि किस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ कह सकते हैं दीपिका कि निर्भया के जैसी घटना, नृशंस घटना देखने को ये मिली। घटना हम पूजा कह सकते हैं कि इसने सभी को हिला के रख दिया। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर्स, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, इनकी जो मांग है, ये पहली मांग नहीं है कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले कई मर्तबा, कई साल पहले भी आपने देखा होगा, जब मरीज उनके तीमानदार अस्पताल पहुंचते हैं, बरगला जाते हैं, डॉक्टर्स की पिटाई कर देते हैं। उससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स हड़ताल कर चुके हैं कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी आप रखिए, एक कानून ऐसा लाइए जिससे डॉक्टर्स के ऊपर कोई बात कभी ना आए। लेकिन तब भी सरकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया था। और अब देखिए, हम कह सकते हैं कोलकाता की जब ये घटना घटी तो इसी ने सभी को चौंका दिया। और जाहिर सी बात है कि अब डॉक्टर्स जो इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी मांग यही है कि आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि कोई भी आता है हमें मार के चला जाता है। और अब देखिए किस तरीके से एक ब्रूटल मर्डर यहाँ पर कर दिया गया, रेप किया गया और उसके बाद ब्रूटल मर्डर किया गया। इसी को लेकर तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। इस बीच आपको बता दें कि कई सर्जरी इससे प्रभावित हुई, कई सर्जरी को टालना पड़ा। हालांकि तमाम लोगों ने, यूं कह सकते, तमाम अन्य स्टाफ ने इस पूरे काम को अपने हाथ में तो लिया, लेकिन उनकी संख्या नाकाफी है। जाहिर सी बात है, ट्रेनी डॉक्टर्स हों या डॉक्टर्स हों, मेडिकल एसोसिएशन पहले भी इस बात की बात कह चुका है, ये बात रख चुका है कि डॉक्टर्स के लिए कम से कम आप एक ऐसा कानून लाइए जो उनको प्रोटेक्ट करे। अब देखिए, ये देखना होगा क्योंकि देश भर में तमाम डॉक्टर्स में गुस्सा इस वक्त उबाल पर और है। बिल्कुल इसी को लेकर- लॉजिकल बिल्कुल। पॉइंट भी है ये दीपिका अपने आप में। जाहिर देखिए, है। हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं, अगर वो जगह हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, उस राज्य की सरकार हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है, तो इंसान राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा कैसे, समाज के हित में अपना योगदान देगा कैसे। और जब बात महिला की आती है तो देखिए, उनकी अस्मिता की सुरक्षा सबसे पहला प्रश्न होता और है। ना सिर्फ देखिए महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं हमने पूजा देखी हैं, किस तरीके से मरीज आते हैं, यदि उनके साथ कुछ भी हो जाता है तो सीधे सीधे उनके तीमानदार डॉक्टर्स पर हमला कर देते हैं, उनकी जान तक चली जाती है। तो अब ये सरकार को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, चूंकि भगवान के बाद हम डॉक्टर को ही अपना ईश्वर मानते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत लाजमी और ज़रूरी हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इस हड़ताल का कितना असर सरकारों पर पड़ पाता है। बिल्कुल। और फिलहाल देश के अंदर इस समय आंदोलनरत है मेडिकल एसोसिएशन के अधीन आने वाले तमाम डॉक्टर्स, और उसकी वजह से जो सेवाएं हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हैं। बिहार के जहानाबाद का जिक्र जरूरी हो जाता है। मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की जान चली गई है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। बिहार के जहानाबाद में सावन के चौथी सोमवार पर बड़ा हादसा हुआ है। मखदुमपुर
के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है, कई लोग घायल हुए हैं। ये घटना आज सुबह की है, जब सावन का चौथा सोमवार के मौके पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हालांकि ये कल की घटना है, इसको न्यूज़पेपर ने आज पब्लिश किया है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि धक्का मुक्की होने लगी। देखते ही देखते भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को जहानाबाद सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी इस बीच जताई है। और इस घटना के बाद फॉर श्योर दीपिका, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की वो घटना याद आ गई हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस तरह की जो घटना, देखिए इस खबर को हम दिखा ही रहे हैं आपको कि द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। 7 killed in the stunt at the temple in the Bihar, Jahanabad. Residents blame the administration for the not the precautions measures to tackle in the huge crowd at temple. Officials says cause of the stunt was the crash between the floor sellers and some डिवोटीज। यानी कि यहाँ पर अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो हमेशा की तरह शुरू होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि मंदिर जो है वो व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पाया, जिसकी परिणति ये हुई कि 7 लोग इस भगदड़ में मारे गए। अब सवाल यही उठता है कि बार बार इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, इसकी पुनरावृत्ति क्यों होती है? अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? सवाल ये खड़ा होता है, जिम्मेदार कौन होता है? और जिम्मेदारी यदि होता है तो जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ लेता है? आप सामने आइए ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं, अब बता दें आपको कि मंदिर प्रबंधन पर ठीकरा फोड़ रहा है कि मंदिर प्रबंधन जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इतना क्राउड आ गया, उस क्राउड को आप संभाल नहीं पाए, इसीलिए ऐसी घटना घटी। तो आप ये बताइए, क्या आपने, प्रशासन ने भी क्या इस बाबत कोई एडवाइजरी जारी की थी? क्योंकि दिन बड़ा है, जाहिर सी बात है, सोमवार है, सावन सोमवार है, श्रद्धालु भक्ति से ओतप्रोत होते आते हैं। क्या उनकी संख्या को आपने लिमिटेड किया था, या फिर इतने दर्शनार्थी पर दर्शन करके मंदिर प्रांगण से बाहर निकल जाते, उसके बाद से दूसरा जत्था आता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, दीपिका फेमस मंदिर होते हैं, अक्सर वहाँ पे हम देखते हैं, हम भी जाते हैं जब जल चढ़ाने, तो उसका एग्जीक्यूशन ठीक बनाया जाता है कि आप जिस गेट से एंटर कर रहे हैं उस गेट से आप एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जल चढ़ाने के लिए एक व्यापक व्यवस्था होती है। आप जल और पूजा की सामग्री जो लेकर के गए हैं आपको उसी में डालना होता है, और उसके बाद आप एग्जिट गेट से निकल जाते हैं। व्यवस्थाएं बहुत प्रॉपर रहती हैं, और इसमें आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रशासन या एडमिन के ऊपर कोई मुद्दा डाल करके बच नहीं सकते। एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी थी कि एक पर्टिकुलर फ्लो चार्ट डेवलप किया जाता, एक फ्लो डेवलप किया जाता, ताकि श्रद्धालुओं को सफोकेशन और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। देखिए, ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आपकी अव्यवस्थाएं ही होती हैं, जब मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आप ये कह देते हैं कि भीड़ ज़्यादा थी, तो इस ज़्यादा भीड़ का जिम्मेदार कौन होगा? आप ये बताइए, भगदड़ की स्थिति क्यों बन जाती है? यानी कि जाहिर सी बात है कि कहीं कोई लूप होल रह गया होता है, उस लूप होल पर आप काम करिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर ठीका फोड़ा जाए। देखिए, अब नुकसान किसका हुआ? जाहिर सी बात है, नुकसान गरीब आदमी का ही होता है, आम जनता का ही होता है। हम पहले भी आपको इस बाबत आगाह कर चुके हैं कि यदि ज़्यादा भीड़ होती है तो आप भी एक जागरूक नागरिक बनिए ना, आप भी सोच समझ के जाइए ना। आप भी देखिए, प्रशासन को देखिए कि कितनी व्यवस्थाएं वहाँ माकूल है, नहीं है। यदि आपको नहीं लगता तो आप जाकर बाहर भी जाके कह सकते हैं, इसके लिए आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जागरूक आपको भी बनना उतना ही जरूरी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू सीमा पर सुझाव मांगे हैं। कहा, शंभू सीमा को जरूरी सेवाओं और दैनिक यात्रियों के लिए खोलने का रास्ता निकाला जाए। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा को आंशिक रूप से पुनः खोलने के आदेश दिए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा शंभू सीमा को खोलने के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने ये निर्देश दिया। न्यायालय ने दोनों राज्यों से 1 सप्ताह के भीतर सीमा को आंशिक रूप से खोलने की संभावना तलाशने को कहा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की।
बिल्कुल दीपिका, भले ही देखिए इस खबर को अमर उजाला ने बहुत छोटे कॉलम में साइड में दिया हो, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक है, इसीलिए इसको फ्रंट पेज पे जगह मिली है। सोचिए, दिल्ली के अंदर रहने वाले वो तमाम लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं, आप जो दैनिक दिनचर्या में दूध से लेकर सब्जी तक तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और भी तमाम चीज़ें होती हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जानी होती हैं। कई बार कुछ पीड़ित मरीज होते हैं जिनको एक राज्य से दूसरे राज्य इलाज कराने के लिए जाना होता है, और भी कई एसेंशियल नीड्स हैं जिनकी सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य के थ्रू ही होती है। लेकिन जब सोचिए राज्यों के बीच का बॉर्डर ही बंद रहेगा तो एसेंशियल सप्लाईज होंगी कैसे। जिस दौरान फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था उस दौरान भी यही देखने को मिला था। और शंभू बॉर्डर की अगर हम बात कर रहे हैं तो शंभू बॉर्डर में इन दिनों फिलहाल ऐसा ही माहौल है। तमाम किसान मौजूदा समय में वहां पर डटे हुए हैं, और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत बार इस बात का जिक्र कर चुका है कि आप राज्य के बॉर्डर को खाली कीजिए, आपकी बॉर्डर संपत्ति नहीं है, वहां पर आप जाम लगाकर चीज़ों को बाधित नहीं कर सकते। देखिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है, चूँकि जिस तरीके से तमाम जजेस ने इस बात का जिक्र किया है कि देखिए आवश्यक चीज़ें, इसमें हम एम्बुलेंस का जिक्र कर सकते हैं, स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसी को लेकर यदि आप इन तमाम चीज़ों को रोकेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा असर आम जनता के ही कहीं ना कहीं जनजीवन पर पड़ेगा। और आप तो किसान हैं, बखूबी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही महंगी हो जाएंगी। तो आप समझिए और समझ के उसको अपने अंदर भीतर आत्मसात करके उसको इम्प्लीमेंट करिए। आप बॉर्डर्स को जितनी जल्दी खाली करेंगे, जाहिर सी बात है आम लोगों को दिक्कतें नहीं होगी, उन मरीजों को परेशानी नहीं होगी जिनके लिए एम्बुलेंस की सेवा बहुत ज़रूरी हो जाती है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि शंभू बॉर्डर खाली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसानों की जो मांग है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुश्किल समय में भी जनता के काम में जुटी रही पार्टी, ये कहना है सिसोदिया का। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को जगह दी है। संगठन और साथ में यहाँ पर सरकार, दोनों ही जगह मनीष सिसोदिया की भूमिका इस बात पर निर्भर है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं या बाहर। मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का नेतृत्व तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार में सीधे सीधे कोई दखल नहीं दे सकते हैं जब तक उनको संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कैबिनेट में एंट्री नहीं मिलती है। ये संभव नहीं है, और अरविंद केजरीवाल के जेल में होते हुए ऐसा हो पाना करीबन करीबन असंभव ही माना जा रहा है। देखिए, 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, और जेल से बाहर आते ही साथ बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। कई तरह के स्लोगन वो बोल चुके हैं, किस तरीके से कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। ऐसे तमाम तरह की बातें वो कह चुके हैं। देखिए, अब आप ज़रा समझिए, चूँकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, जाहिर सी बात है वो प्लॉट तैयार करना है आम आदमी पार्टी को, जिसमें इस वक्त मनीष सिसोदिया जी जान से जुट चुके हैं। इस बीच तमाम तरह के इंटरव्यूज़ यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, और इंटरव्यूज़ के दौरान उन्होंने कहा है कि देखिए सीधे सीधे जो है बीजेपी आरोप लगा रही है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, कथित शराब नीति घोटाला जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी घिरी हुई है। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े हो जाते हैं पूजा। एक तो ये कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार तो चुनाव जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी, यदि हम लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हैं तो INDA गठबंधन के साथ लड़ी, लेकिन अब राहें जुदा हैं। अकेले ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। अब यहाँ पर छवि को भी दुरुस्त करना है। आम आदमी पार्टी को अपनी छवि को, अरविंद केजरीवाल को अपनी छवि को दुरुस्त करते हुए ही जनता के समक्ष आना है। अब वो कैसे किया जाएगा, ये देखने वाली बात बहुत दिलचस्प हो जाएगी, और ये काम जो है बखूबी इस वक्त मनीष सिसोदिया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमें तो यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव जो है क्या आम आदमी पार्टी के लिए उतना मुफीद होगा
ये देखने वाली बात है। लोकसभा चुनाव का जिक्र दीपिका आपने किया है, तो यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर आप आम आदमी पार्टी का ग्राफ देखिए। भले ही INDIA गठबंधन के साथ लड़ी आम आदमी पार्टी को इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर आम आदमी पार्टी की सीटों में इजाफा हो जाएगा, और पंजाब के अंदर भी परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन तमाम जगहों में परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से छूट करके आए, कुछ समय के लिए उन्होंने प्रचार को धार भी देने की कोशिश करी, लेकिन वो हो नहीं पाया जितने दम से उनको कोशिश करनी थी, और उसी का असर देखने को मिला कि INDIA गठबंधन से अब आम आदमी पार्टी ने अपने रास्ते को अलग कर लिया है। और हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, तमाम जगहों के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, इन सभी चुनावों में एकल फाइटिंग यानी कि अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है और जी जान से जुड़ भी गई है। और अब मनीष सिसोदिया जब जेल से छूट करके वापस आ चुके हैं दीपिका, तो बूस्टर डोज है ही है अपने आप में। और आपको भी याद होगा किस तरीके से जब शराब नीति घोटाले में नाम सामने आया था, अरविंद केजरीवाल जिस वक्त जेल में गए थे, अन्ना हजारे ने कहा था, ये सभी को याद होगा, अन्ना हजारे ने कहा था कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शराब को लेकर हमेशा से विरोध करते नजर आए थे। और ये शर्मिंदगी वाली बात है कि कथित शराब नीति घोटाले को लेकर ही अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय हुए हैं या आरोप इस वक्त लग रहे हैं। तो ये अब दो हमने फिर वापस कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये दुगनी चुनौती है। वापस से अपनी साख को ठीक रखना होगा, उस साख को पाना होगा। आम आदमी पार्टी को अपनी छवि को जनता के बीच में ले जाना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के वोट करती है, ये सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। सिसोदिया को मिली बेल का हवाला दिया गया। द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से अब आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी कानूनी राहत की थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर बढ़ गई है। सिसोदिया को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल से रिहा किया गया है, जो उनके लिए तो एक बड़ी राहत है साबित हुई। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी एक उम्मीद बनकर सामने आई है, जिससे कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता भी निकल सकता है। तो पहले ही माना जा रहा था कि ये पॉसिबल है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। क्या अरविंद केजरीवाल दरवाजा खटखटाएंगे, और दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या उनको राहत मिलेगी। तो बिल्कुल देखिए, मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद, हालांकि इस जमानत में कुछ शर्तें हैं मनीष सिसोदिया की जमानत में, लेकिन उसी जमानत को आधार बनाते हुए अब अरविंद केजरीवाल, देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरी हेडिंग दी गई है। अरविंद केजरीवाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ बेल के लिए मूव कर रहे हैं, सिसोदिया के ऑर्डर को हाईलाइट करते हुए। मैंने आपको ये इंग्लिश में स्टेटमेंट दिखाया, अब आपको दीपिका हिंदी में बताएंगी कि किस तरीके से। देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने ही नहीं बल्कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है, और इसी के बिहाफ पर आम आदमी पार्टी को उम्मीद भी है कि अब आगामी दिनों में आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर सामने आ सकती है। सिसोदिया जिस तरीके से 17 महीने तक दीपिका जेल के अंदर रहे, लग ही नहीं रहा था कि शायद वो बाहर आ भी पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जब वो बाहर आए हैं तो उसके बाद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं, देखिए, मुख्य ये उम्मीद अरविंद केजरीवाल को क्यों जगी है वो भी आप समझ लीजिए। मेन अक्यूज के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम था। अब अरविंद केजरीवाल की पिटिशन जो है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को लिखित तौर पर पेश किया गया है कि जब मेन अक्यूज जिसको आपने बनाया उसके बारे में ही आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए हैं, सॉलिड प्रूफ्स रख नहीं पाए हैं पटल पर, और जब उसे ही जमानत मिल गई है तो कथित शराब घोटाले में हमें क्यों घेरे में लिया जा रहा है, ये अरविंद केजरीवाल अपने पॉइंट्स रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हालांकि मनीष सिसोदिया की जो जमानत है वो सशर्त है, उन्हें हफ्ते में 2 बार, खासकर सोमवार को अपने नज़दीकी थाने में आकर के रजिस्ट्री माफ़ कीजिएगा हाजिरी लगानी होगी। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत तो मिल चुकी है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून 2024 को औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था। वह ईडी की कस्टडी में तब थे। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने
इंतरिम जमानत दे दी थी और केजरीवाल की ओर से ईडी के द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती वाली इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने लार्जर बेंच को रेफर किया गया था। अब देखिए, आपका नीति से जुड़े करप्शन के मामले में आरोप है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की तरफ की गई उनकी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो सिसोदिया के केस में जो जमानत मिली है उसका क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें, आईटी सेल पर आरोपों वाले मामले में सुनवाई भी होगी 6 हफ्ते को, लेकिन इस बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ईडी को भी इस बाबत लगातार फटकार लगा चुका है कि क्या आप सबूत पेश करेंगे, चार्जशीट को फाइल करेंगे या नहीं, कब तक आप जेल में किसी मुख्यमंत्री को बंद रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दीपिका, एक खास बात और है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सो सॉरी। देखिए, हर एक न्यूज़पेपर ने अपने अलग अलग एंगल्स लिए हैं। मैं इस समय ये जो पेपर है अमर उजाला ने भले ही इस खबर को थोड़ा सा अंदर लिया है, लेकिन इसको आप जूम मत कीजिएगा, लेकिन बस यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की खबर के साथ में के कविता जिनके केस के मामले में अब ईडी और सीबीआई से जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और इसके अलावा नीचे केजरीवाल की एक और खबर दी गई है जिसमें केजरीवाल को तिहाड़ जेल अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अब नियम तोड़े, मतलब जो डाइट उनको बताई जा रही है उस डाइट को अगर उन्होंने चेंज किया तो उनके जो विशेषाधिकार हैं, फिर चाहे वो कुछ दवाइयाँ चाहते हों, न्यूज़पेपर्स चाहते हों, किताबें चाहते हों या किसी से मुलाकात चाहते हों, वो जो तमाम विशेषाधिकार हैं उनमें कटौती कर दी जाएगी, ये अधिकारियों ने चेतावनी दी है। दूसरी तरफ मानहानि मामले में केजरीवाल की याचिका पर जो सुनवाई है वो 6 हफ्ते टल गई है। ये जो है इस न्यूज़पेपर ने बहुत ही इलैबोरेट कंडीशन में, बहुत इलैबोरेटेड वे में इस खबर को छापा है, ये अप्रिशिएटेबल है। बिल्कुल, देखिए, अब देखना ये होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसमें फौरी राहत तो है, लेकिन क्या इस कथित शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर जमानत मिलेगी? कि दरवाज़ा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ खटखटाया गया है ये कितना साबित होगा सही, अब देखने वाली बात होगी, इसको कितना कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल, आपने डाइट का जिक्र किया तो डाइट के जिक्र पर मुझे इसलिए भी थोड़ा सी हंसी छूट गई, बिकॉज यहाँ पर साफ तौर पर आपने देखा होगा कि तमाम जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमेशा कह रहे थे कि जो डाइट है वो उचित डाइट नहीं दी जा रही है। डाइट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि वह हाई डायबिटिक हैं और इसी को लेकर जो भोजन उनको सर्व किया जाता है वो भोजन उनके लिए उचित नहीं है। और यहाँ तक कि बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। यहाँ पर जो जेल के अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो डाइट उनको दी जाती है उस डाइट को तो वो फॉलो ही नहीं करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं, कभी घर से मंगवा के खाते हैं। तो यहाँ पर अब हिदायत दे दी गई है कि भाई आप डाइट का ख्याल जरूर रखिए। जाहिर सी बात है, हाईली डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल और एक चीज में, चूंकि कोई साधारण भी नहीं, मुख्यमंत्री हैं तो जवाबदेही जिम्मेदारी सभी की बन जाएगी। बिल्कुल, सभी की बन जाएगी। और इस दौरान देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर पढ़ना चाहूँगी दीपिका। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल ने पिटिशन डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस पिटिशन के अंदर उन्होंने 26 जून को गिरफ्तारी का जिक्र किया और इसके अलावा 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने, माफ़ कीजिएगा, 26 जून को गिरफ्तारी का जिक्र किया है और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एंट्रिम बेल दी थी, उस बात का जिक्र किया है। और फिर आगे 5 अगस्त को सीबीआई गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया था, इस बात का भी जिक्र किया गया। यानी कि देखिए, जो पिटिशन अरविंद केजरीवाल ने डाली है ये बहुत ज़्यादा समझने लायक बात है कि बहुत ही स्टेप वाइज इस पिटिशन को लिखा गया है और इस पिटिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने मनीष सिसोदिया के केस का भी इसमें जिक्र किया, के कविता के जिक्र का भी इसमें केस का भी जिक्र किया है, उस अर्जी को भी जिक्र किया है कि आप भाई जिन लोगों को ऑपोजिशन के जिन लीडर्स को बंद किया गया, बार बार सुप्रीम कोर्ट को ईडी और सीबीआई से जवाब क्यों मांगना पड़ रहा है, वो ये इसमें कहना जाहिर सी बात है। थोड़ा बूस्ट जो है वो आप कह सकते हैं ना कि मनीष सिसोदिया की जमानत से मिला हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो दलीलें दी जाएंगी वो दलीलें कितनी कारगर साबित हो पाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख आखिरकार कर दिया, जिसका हम जिक्र कर भी रहे थे। कोर्ट ने सीबीआई ईडी से सुझाव मांगा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार धन शोधन के मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जियों पर सोमवार को सीबीआई और ईडी ने
ईडी के जवाब मांगे गए हैं। बिल्कुल, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने इन तमाम मामलों में के कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ BRS नेता की याचिकाओं को सुनने पर सहमति जता दी है और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल तमाम जांच एजेंसियों के लिए बन गया है। जिस दौरान दीपिका आपको ये खबर दिखा रही हैं, मैं भी आपको हालांकि मैंने पहले ही इस खबर का जिक्र कर दिया था दीपिका कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई से सवाल का जवाब मांगा गया है के कविता के मामले में, क्योंकि यहाँ पर के कविता ने मानहानि का भी जिक्र किया है और मनीष सिसोदिया की याचिकाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है। सबसे खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया की जो जमानत है, अब उस पूरे मामले को कई और पॉलिटिशियंस जो इस समय सजा याफ्ता हैं या आरोपी हैं, वो तमाम लोग अपनी याचिकाओं में स्थान दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि कविता की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। समझिए इसे, आबकारी नीति से जुड़े करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी BRS नेता के कविता की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब जरा समझिएगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर दिया है और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाई कोर्ट ने कविता को राहत देने से इनकार किया था। देखिए, दो बातें हैं, हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, यहाँ पर दरवाजा अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट का जब दरवाजा खटखटाया गया तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, किससे? ईडी से, सीबीआई से। यहाँ पर सुनवाई के लिए अब बात रख दी गई है। आगे समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अगली सुनवाई होगी 20 अगस्त को। कविता को 15 मार्च को ईडी ने उनके हैदराबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया था। इधर ईडी ने गिरफ्तार किया, बिल्कुल, और 5 महीने का समय हो चुका है। बिल्कुल, और सीबीआई ने भी, आपको बता दें, इस बाबत संज्ञान लिया था। हालांकि इस बीच आपको भी याद होगा कि के कविता ने कई मर्तबा जमानत की अर्जी लगाई थी। उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई का हवाला भी दिया था, उसके एग्जाम्स का भी हवाला दिया था, लेकिन उनकी किसी भी दलील को नहीं माना गया था। हालांकि अब चूंकि आगे भी सुनवाई होनी है, अब देखना ये होगा कि जो नोटिस जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडी को, सीबीआई को, उन नोटिस का क्या जवाब ईडी सीबीआई देंगी और जो जमानत की बात सामने आई है उस जमानत पर क्या कुछ विचार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए पूजा, आगे बढ़ जाते हैं। दीपिका, और खास बात ये भी है इस पूरे मामले में, देखिए भले ही केस के मामले में ईडी सीबीआई को एक सर्टेन टाइम दे दिया गया हो, बिल्कुल, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ईडी और सीबीआई को जब भी जवाब दाखिल करना होता है तो वो 2 से 3 डेट आगे खींच करके पूरा मामला लेकर के चली जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंगाई दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 2019 अगस्त के बाद सबसे निचले स्तर पर महंगाई आई है। द इकोनॉमिक टाइम्स, बट ऑब्वियस है इकोनॉमिक टाइम्स इसको प्रमुखता से जगह देगा। और जुलाई में महंगाई से जनता को बड़ी राहत मिली है। खुदरा और रिटेल महंगाई दर जुलाई में 5 सालों के निचले स्तर पर आ गई है और 3.54%, यानी कि 5.4% रही है। ये अगस्त 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। रिटेल महंगाई दर 3.28% पर उस दौरान थी। तो देखिए, महंगाई को लेकर के सदन के अंदर जिस तरीके से उठापटक की स्थिति लगातार बनी हुई थी, कई सांसदों को आपने प्याज, टमाटर और आलू की माला पहने हुए भी देखा होगा। सदन की सीढ़ियों पर नारेबाजी भी कर रहे थे कि सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, वो अभी अपने आप में क्वेश्चन है। पर इससे पहले ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि अपने आप में कहीं ना कहीं 5 साल के सबसे निचले स्तर पर इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है। देखिए, इन्फ्लेशंस, देखिए जुलाई रिटेल्स इन्फ्लेशन इज टू द 5 years लो। इस खबर को जिस तरीके से पूजा भी जिक्र कर रही थी कि द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है, ये थोड़ी लाजमी सी बात है। इन द जुलाई रिटेल्स इन्फ्लेशन slowed to the 3.54, its lowest the nearest 5 years, on the back of the sharp decline in the flood inflation. Inflation in the data released Monday, the short economics struck the note of the cautions, pointing out that the drop was the largely due the base efforts of the high inflations last years, that it could be head back up in the coming months. तो यानी कि फ्लड
सॉरी माफ कीजिएगा, फूड इन्फ्लेशन इजेस टू द 13th months लो, यानी कि 5 साल में कुछ कम जरूर महसूस की गई है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, क्या दीपिका आपको खबर दिखा रही थी, अभी मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। इन्फ्लेशन डिप्स टू 3.54% लोअर सिंस अगस्त 2019, यानी कि 2019 से लेकर के अब खुदरा और रिटेल मूल्य, यानी कि जो रिटेल व्यापार होता है और खुदरा व्यापार होता है, इन दोनों ही मामलों में फूड आइटम्स पर खासकर सबसे निचले स्तर पर है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ में कंपैरिजन भी दिखाया है। देखिए, अगस्त 2019 का यहाँ पर जो बार है वो दिखाया गया है 3.28 से ये चलता हुआ, और फिर उसके बाद अब देखिए जुलाई 2024 की हम जब बात कर रहे हैं तो 3.54% ये हो चुका है, यानी कि तब से लेकर के अब में बहुत ही कम डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आपको समझना चाहिए, और ये डिफरेंस 5 सालों में पहली बार इतना हम ये ज्यादा कह नजर सकते हैं कि महंगाई को काबू में लाने के लिए जो छापा गया है कि उसमें सरकार राहत के बड़े उपाय कर रही है, और राहत बड़े आंकड़े ये कहीं ना कहीं सामने आए हैं। जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन 59 महीनों के पिछले स्तर पर चली गई है। तो फिलहाल देखिए, महंगाई को तो आंकड़ों में कम बता दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में महंगाई क्या वाकई कम हुई है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बिल्कुल। फिलहाल आरबीआई ने भी देखिए यहाँ पर दीपिका लिखा हुआ है कि आरबीआई ने भी 4% के आसपास रहने का टारगेट फिक्स किया हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा है 5 सालों में कि जब जो आरबीआई का टारगेट था उससे भी डाउन इन्फ्लेशन रेट के। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सपा ने शुरू की उपचुनाव की तैयारी, शिवपाल समेत 7 नेताओं को बनाया गया है प्रभारी। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अब आगे की जिम्मेदारी सौंपी जानी है, उपचुनाव की तमाम तैयारियां हैं। आपको बता दें, राज्य विधानसभा में रिक्त 10 सीटों के लिए उपचुनाव का आयोजन जल्द किया जाना है। इस उपचुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उपचुनाव के लिए सपा ने शिवपाल को कटहरी और अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर सीट का प्रभारी नियुक्त किया है। तो फिलहाल आपको बता दें, सपा ने उपचुनाव के लिए 6 सीटों के लिए शिवपाल सहित 7 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, और इसी को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आपको बता दें कि साफ तौर पर अखिलेश यादव बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे थे, उन नतीजों ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सभी को चौंका दिया था। अब ये कहा जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद में उपचुनाव के बाद में होने हैं 2027 में विधानसभा चुनाव, इसको कहीं ना कहीं उपचुनावों को एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है, और लिटमस टेस्ट को लेकर ही तमाम तैयारियां इस वक्त पूरी करी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी कमर दोनों ही पार्टियों ने कस रखी है। तो फिलहाल शिवपाल यादव समेत 7 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो बारीकी से नजर रखेंगे कि आखिरकार उपचुनाव में किसी भी तरह का कोई लूप होल न रह जाए, समाजवादी पार्टी की ओर से कोई कमी न रह जाए। तो फिलहाल आपको बता दें कि तो देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार दीपिका इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हम सभी जानते हैं जिस तरीके से INDIA गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ा है समाजवादी पार्टी ने, और कांग्रेस के साथ अलायंस था, और कांग्रेस 2 लड़के खासकर देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके की भूमिका अदा करी थी वो हम सभी जानते हैं। और अब अखिलेश यादव उस मैंडेट के बाद लगातार अपनी उनकी कह सकते हैं कि उत्साह वर्धित हैं वो, और उपचुनावों को लेकर के और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के भी लगातार नजर बनाया हुआ। देखो, देखना ये होगा तमाम तैयारियां की जा रही हैं, वो तैयारियां कितनी अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि इस वक्त हम यदि बॉडी लैंग्वेज भी देखें ना अखिलेश यादव की, वो बड़ी ही कूल नजर आती है, कॉन्फिडेंट नजर आती है, क्योंकि पहले से ज्यादा जाहिर सी बात है कि उनमें अब बूस्ट हो गया है। चलिए पूजा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। राज और उद्धव ठाकरे के काफिलों पर हमले के बाद दोनों दलों ने शांति की बात की है, कार्यकर्ताओं से मर्यादा में रहने की अपील की है। द हिंदू ने इस खबर को तरजीह दी है, जगह दी है। उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले पर संजय राउत ने कहा, दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दाली के नाम पर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है।
राउत ने कहा कि दरअसल अहमद शाह को महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने के लिए सुपारी भाजपा के नेताओं ने दी है। तो देखिए इस खबर को जगह दी गई है। आप देखिए यहाँ पर एमएनएस सेना यूबीटी लीडर सीक टू द रिफ्यूज द टेंशंस आफ्टर द कॉन्वे अटैक्स। तो देखिए आपको बता दें कि किस तरीके से कॉन्वॉय अटैक का जिक्र किया। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है राज अपील्स टू द क्रिएट द एक्साइज द रेस्ट्रेन द आफ्टर काउडग कोकोनट्स टमाटोज व द हर्डल्ड एट द उद्धव्स का द थाने। तो फिलहाल देखिए जो उनका काफिला निकला था उस पर किस तरीके से उस पर परेड के दौरान साफ तौर पर आपको बता दें, माफ़ कीजिएगा, कि जब उनकी यात्रा निकाली जा रही थी या यूँ कह सकते हैं कि उनका जब पूरी रैली निकल रही थी उस रैली के दौरान तमाम तरह के अटैक उन पे किए गए थे। इसी अटैक को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया कि विधानसभा चुनाव नजदीक है। जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे ने भी हाल ही में दिल्ली का रुख किया था। मंशा यही थी कि फेस जो है बतौर सीएम का फेस उनको बनाया जाए। इस पर हालांकि शरद पवार जो है अभी सहमत नजर नहीं आ रहे। इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में ठनी हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड है। इस रास्तों से बचे, अमर उजाला ने वो तमाम रास्ते चिन्हित भी करे हैं जिस पर आपको जाने से बचना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को होगी। तो फिलहाल आपको बता दें आज फुल ड्रेस रिहर्सल है और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो आपको बता दें कि फुल ड्रेस रिहर्सल जिसकी तस्वीरें भी न्यूज़ इंडिया ने आपको सुबह दिखाई थी। 15 अगस्त को मुख्य परेड का आयोजन होगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से रिहर्सल परेड समाप्ति पर 8 मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो बिल्कुल जो ये रास्ते हैं इनको आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फुल ड्रेस रिहर्सल लगभग 4 से 5 दिनों पहले से शुरू हो जाती है और इस बीच सरकार भी आपसे अपील कर रही है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हम भी आपसे अपील कर रहे हैं ताकि आपको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश सुर्खियां अखबार की में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खास सुर्खियों के साथ। आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।